जय हिंद। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी तक के पिछले 2 लेक्चर्स में हमने देखा केमिकल रिएक्शंस और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और उनसे रिलेटेड सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो कि मैंने वन शॉट वीडियोस में कवर किए हैं। तो आज बारी है नंबर 3 चैप्टर की। इस चैप्टर से बच्चों को बहुत ही ज्यादा डर लगता है, सर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो समझ ही नहीं आता। अब भाई इसका मैं आज इतना अच्छे से कंटेंट लेके आया हूं आपके लिए कि आपको चुटकियों में ये चैप्टर हो जाएगा और हर एक चीज को जैसे बोलते हैं ना पूरा खोल दिया है। ठीक है, एक एक रिएक्शन, एक एक कॉन्सेप्ट आपको इतने आसानी से समझ में आने वाले हैं ना कि आप कहोगे यार मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो सबसे आसान चैप्टर है। तो चलिए इसी नोट पे शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं क्या। वैसे तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनसे हम बता पाते हैं कि मेटल्स क्या हैं, बट अगर हम मोटा मोटा उनको डिफाइन करें तो मेटल्स क्या होते हैं, जैसे हम जनरली बोलते हैं मेटल्स लश्रस एलिमेंट्स होते हैं जो कि गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे हमारे घर में वायर्स होते हैं, उनके अंदर कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेटल है। हमारे घर में बर्तन है, आयरन के हैं, कॉपर के हैं, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। तो मेटल्स को एक लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक मैंने डेफिनेशन बनाई है जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि यार मेटल्स होते क्या हैं। बाकी उनकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे कि हम पता लगाते हैं कि भाई कोई चीज मेटल है या फिर वो नॉन मेटल है। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि मेटल लश्रस एलिमेंट्स होते हैं। लश्रस में जिसमें शाइन होती है, चमक होती है, और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बट सारे मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होंगे, सारे मेटल्स लश्रस भी नहीं होंगे। तो एक्सेप्शंस भी हमें देखने हैं, एक्सेप्शंस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो भाई नॉन मेटल्स क्या होंगे, मेटल्स में जो चीजें हैं उसके जस्ट अपोजिट। अगर मेटल्स लश्रस हैं तो नॉन मेटल्स लश्रस नहीं होंगे। मेटल्स गुड कंडक्टर हैं तो नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी और हीट के नहीं होंगे। जितनी प्रॉपर्टीज मेटल्स की हैं जस्ट उसकी ऑपोजिट हो जाती है नॉन मेटल्स की। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अच्छा भाई ये लश्रस नहीं होता बट ये वाले लश्रस होते हैं, ये कंडक्टर नहीं है बट ये कंडक्टर है। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। हम डीप में कैसे समझ पाएंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स को, हम इस तरह से समझ पाएंगे जब हमें ये पता चलेगा कि मेटल्स कहलाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को मेटल बोल रहे हो, भाई ये मेटल है, इसमें ये कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड जो कि है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस उनको देख के हम कैसे समझ पाएंगे कि भाई कौन मेटल है और कौन मेटल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है लश्र। लश्र मींस शाइन। ठीक है, आप गोल्ड के ऑर्नामेंट्स देखते हो, सिल्वर कैसी चमक होती है एक। ठीक है, तो लश्रस प्रॉपर्टीज होती है मेटल में। मेटल में शाइनी सरफेस होता है, जब वो अपनी प्योर स्टेट में होते हैं तो वो लश्रस होते हैं। ये मेटल की पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को पीट पीट के इन द सेंस हैमर की हेल्प से उसको पीट पीट के पतले पतले शीट्स बना लो। ठीक है, इतना मोटा अगर आयरन है या गोल्ड है, कुछ भी है, तो उसको हम पीट पीट के क्या करते हैं, पतले पतले शीट्स बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी बीटन इनटू देयर शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल्स कौन है, गोल्ड और सिल्वर। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये आपको उठाने हैं। मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन उठाई हुई है, आपको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती इस चैप्टर में। ये मेरा वादा है आपसे, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप करके आओगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक एक लाइन से कंटेंट उठाया है। डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी मेटल को थिन वायर्स में बनाना। ठीक है, आपके पास एक शीट दे दी, आप उससे वायर्स बना सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल्स में होती है। गोल्ड के एक बहुत ही कम वेट के अगर हम टुकड़ा ले लें, अगर 1 ग्राम ले लें या 2 ग्राम ले लें, उससे ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है। इतने ज्यादा डक्टाइल होते हैं ये एलिमेंट्स। ठीक है, तो डक्टिलिटी का मतलब क्या हो गया, अगर हम किसी भी मेटल को थिन वायर्स में बना पा रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल। एग्जाम में आपसे पूछ लेगा विच इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, आप क्या जवाब दोगे, गोल्ड। दैट्स इट। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है आपको हाईलाइट करके नोट्स बनाने हैं, आपको लिखने हैं अच्छे से। अब हम नेक्स्ट शीट पे आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि उसमें करंट फ्लो हो। कंडक्टिविटी हम 2 तरह से देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। हीट भी कंडक्ट करना चाहिए। इट मीन, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है,
कि आपके घर में कॉपर के वायर से या एल्यूमिनियम के वायर से उसमें करंट फ्लो होता है। क्यों फ्लो होता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टिव है। बट अगर आपने कभी ये चीज एक्सपीरियंस की हो, अगर आप किचन में कभी गए हो और आपने किचन में कोई भी यूटेंसिल को अगर आपने रखा हो गैस पे और आपने देखा हो कि अगर वो एक एंड पे गर्म है, अगर उसमें एक एंड पे उसको हीट मिल रही है तो वो हीट ट्रांसफर होकर दूसरे एंड पे भी आ सकती है। ठीक है, इट मींस कंडक्टिविटी ऑफ हीट होती है मेटल्स में, वो हीट कंडक्ट कर जाती है पूरी बॉडी में उसके। तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? सिल्वर। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होगा? सबसे अच्छा कंडक्टर वो होगा, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो, अगर आपको कुछ बेसिक्स पता हो, अभी मैं पूरा सेशन पूरा साइंस का सिलेबस खत्म करने वाला हूं, अगर आपको कुछ बेसिक्स पता हो, अच्छा कंडक्टर कौन होता है? अच्छा कंडक्टर वो होता है जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम। तो सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है। सर लेकिन वायर्स तो कॉपर और एल्यूमिनियम के बनाते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम के क्यों बनाते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम के इसलिए बनाते हैं क्योंकि सिल्वर इज वेरी कॉस्टली। ठीक है, पता चले भाई सिल्वर की वायरिंग करा दी और चोर आके सारे तार उखाड़ ले गए। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम है। इसलिए कॉपर जो है वो सिल्वर से कंडक्टिव कम है बट उसकी कॉस्ट कम है, इसलिए हम कॉपर को चूज करते हैं। अदरवाइज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आपसे कोई पूछेगा दैट इज सिल्वर। सोनोरिटी, सोनोरिटी का मतलब होता है टन से आवाज आना। आप जब भी किसी मेटल के पीस को पीटते हो, उस पर करते हो तो टन से आवाज आती है ना, इस चीज को बोलते हैं सोनोरिटी। ठीक है, सोनोरिटी का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड सोनोरिटी। जब उसको हम स्ट्राइक करते हैं तो साउंड आती है, इस चीज को सोनोरिटी बोला जाता है। स्टेट, अब मेटल्स किस स्टेट में रहते हैं? मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये चीज आपने देखी है। बट ये देखो कूद के आ गया, मरकरी आ गया, कह रहा है भाई रुको, सॉलिड होते हैं हमें पता है लेकिन हम भी हैं। ठीक है ना, मरकरी क्या कह रहा है? भाई मेरा भी ख्याल रखो, कूद के आया इसीलिए। मरकरी कह रहा है हम एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मींस 10 चीजें एक जैसी हैं बट मैं अलग हूं उन सबसे। ठीक है, ऑल द थिंग्स आर सेम एक्सेप्ट दिस। सारे मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। आपके थर्मामीटर्स में मरकरी होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि वो एक मेटल है। तो ये एक एक्सेप्शन है जिसको कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछेगा? नेम एनी मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो यू विल आंसर इट एज मरकरी। कूद के आया था इसीलिए ध्यान रखना। कह रहा भाई मेरे को भी इंपॉर्टेंस दो, डेंसिटी और हार्डनेस। मेटल्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है और बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं। आपने देखे होंगे मेटल्स कोई भी सॉफ्ट नहीं होते। बट ये देखो आ गए भाई साहब, 2 लोग कूद के आए ना। अरे मेरा भी ख्याल रखो, सोडियम और पोटेशियम और लिथियम 3 लोग हैं, जबकि यहाँ पे वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको आप एक नाइफ से भी काट सकते हैं। ठीक है, इट मींस कि सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, उनकी हाई डेंसिटी होती है, बट सोडियम, पोटेशियम और लिथियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको एक नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है। एक्सेप्शंस आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सारे मेटल्स के हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि हमें ये बता रही थी कि कोई चीज मेटल है या नहीं, हम कैसे बता पाएंगे। एक्सेप्शन याद रखने हैं और ये कंडीशन याद रखनी है। लो भाई ये भी आ गए कूद के, कह रहे भाई हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बट हम भी हैं। गैलियम और सीजियम 2 ऐसे मेटल्स हैं जिनके की मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा लो हैं, तुरंत मेल्ट हो जाते हैं ये। ठीक है, इतने लो है मेल्टिंग पॉइंट कि अगर आप इनको अपने हाथ पे रख लो, अपने पाम पे रख लो तो ये मेल्ट हो जाएंगे। कैसे मेल्ट हो जाएंगे? हमारे पाम में जो हीट होती है, आप अपने हाथ पे अगर एक बर्फ का टुकड़ा रख लो तो वो मेल्ट हो जाता है ना कुछ टाइम के बाद में। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की हीट से वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो गैलियम और सीजियम इतने ज्यादा लो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स हैं कि अगर आप उनको अपने हाथ पे रखोगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे। तो ये एक्सेप्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो भाई सीधी सी बात है, मेटल्स में जो था
नॉन मेटल्स में जस्ट ऑपोजिट होने वाला है। देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेस्चर, मेटल्स में लेस्चर था, शाइनी सरफेस थी, तो ऑब्वियस सी बात है नॉन मेटल्स में लेस्चर नहीं होगा। बट अभी कोई आने वाला है, देखना, मैं क्लिक करूंगा आ जाएगा। देखो आयोडीन, आयोडीन जो कि हमारे देश के नमक में पड़ता है, सो कॉल्ड, ठीक है, आपने सुना होगा ना, देश का नमक एडवर्टीजमेंट आता है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें आयोडीन होता है। तो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि शाइनी होता है, देखने में लशरस होता है। आयोडीन इज अ लशरस नॉन मेटल। मैलिएबिलिटी की बात करते हैं। मैलिएबिलिटी आपको पता है, थिन शीट्स में तो बनाना किसी भी मेटल को या नॉन मेटल को, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल नहीं होते हैं। इनको हम तोड़ तोड़ के, अगर वुड है, ठीक है, मान लो वुड एक नॉन मेटल है, तो उसको तोड़ तोड़ के पतली शीट्स में बना सकते हो? नहीं भाई, उसको तो हम नॉर्मल काट के बनाते हैं, बट पीट पीट के नहीं बनाएंगे। पीट पीट के अगर बनाएंगे, उसको स्ट्राइक कर करके बनाएंगे, तो उसका सरफेस खराब हो जाएगा। डक्टिलिटी, हम नॉन मेटल्स को वायर्स में नहीं बना सकते हैं, ये भी डक्टाइल नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। कंडक्टिविटी, they are not conductive at all, they are not conductive. Non metals are bad conductors of heat and electricity. Sonority, sonorous भी नहीं होते हैं, इनको स्ट्राइक करने पे कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। स्टेट की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी स्टेट में रहते हैं? सॉलिड या फिर गैशियस स्टेट में रहते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। या तो सॉलिड स्टेट में रहेंगे जैसे आयोडीन हो गया, या गैशियस स्टेट में रहेंगे जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स ही तो हैं, ठीक है। तो या तो वो सॉलिड स्टेट में रहेंगे या तो वो गैसियस स्टेट में रहेंगे। बट अभी फिर से कोई आने वाला है। लो, ब्रोमीन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भाई हम एक ऐसे नॉन मेटल हैं जो कि लिक्विड स्टेट में रहते हैं, ठीक है। ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड इन नेचर। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। नॉन मेटल्स में बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा लो होते हैं। अब दैट्स इट। अब हम आ गए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी फिजिकल प्रॉपर्टी से तो आपसे सिर्फ एक्सेप्शन पूछ लिया जाएगा कि भाई ऐसा कौन सा मेटल है जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है, जिसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है। बट केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शंस हैं जिसमें कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो रिएक्शंस हम देखते हैं और समझते हैं कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे बनी, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? मेटल की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होगी तो वो मेटल ऑक्साइड बना लेगा। मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी तो वो मेटल ऑक्साइड बना लेगा। कैसे बनाएगा? देखो इस फॉर्म में कॉपर और ऑक्सीजन मिला के कॉपर ऑक्साइड बना लिए, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिए। अब ये 4, ये 3, ये सब आपको याद नहीं रखना है। आपको रिएक्शन कैसे याद रखनी है? आपको रिएक्शन कुछ इस तरह से याद रखनी है। Al plus O2 gives Al2O3। आपको रिएक्शन ऐसे याद रखनी है। आपको रिएक्शन याद रखनी है कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स CuO। आपको ये नंबर्स जो है ना, ये 4, ये 3, ये आपको याद नहीं रखने हैं। आपको उसके बाद क्या कर लेना है? इनको बैलेंस कर लेना है। आपको बैलेंस करना नहीं आता, आप हमारा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बैलेंसिंग करना सिखाया है। और केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का जो सेकंड वीडियो है जिसमें कि वन शॉट में सारे क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें आप बैलेंसिंग करना सीख सकते हैं, ट्रिक्स सीख सकते हैं कि आपको कैसे बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। तो आप पहले कर लो, पहले आप नाम लिख लो वो क्या रिएक्शन है, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्साइड गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद आप इसको बैलेंस आउट कर लो। दिस शुड बी द वे। मेटल ऑक्साइड जो ये बन गए ना, ये सो कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड, और इसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये इनका नेचर कैसा होता है? अगर आपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ा है तो ये होते हैं बेसिक, ठीक है। एसिडिक नहीं होंगे, ये बेसिक नेचर के होंगे, ओके। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब नाम आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये क्या बोला है? ये बहुत ही सिंपल चीज है। ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या मतलब हुआ सर? समझ में नहीं आया। इसमें खास बात क्या थी? खास बात ये थी बेटा कि मेटल के ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं? मेटल के ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर।
बेसिक इन नेचर। अगर कोई चीज बेसिक है तो वो किससे रिएक्ट करेगी? अगर कोई चीज बेसिक है तो वो रिएक्ट करेगी किससे? बेस है तो वो एसिड से रिएक्ट करेगी और सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाएगी। ठीक, अगर कोई चीज बेसिक है तो वो एसिड से रिएक्ट करेगी। और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक। तो अगर एसिड है वो तो किससे रिएक्ट करेंगे? एसिड बेस से रिएक्ट करेगा। ठीक, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करते हैं और मेटल के ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करते हैं, तब सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ ऑक्साइड्स जिनको कि हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का नाम दे रहे हैं, वो हैं तो मेटल के ऑक्साइड, लेकिन वो एसिडिक बिहेवियर भी शो कर देते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो कर देते हैं। दोनों तरीके के बिहेवियर वो शो कर देते हैं, इसलिए ये खास है। क्यों खास है? क्योंकि ये बेस की तरह भी रिएक्ट कर जाते हैं और एसिड की तरह भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो जब वो बेस की तरह रिएक्ट करेंगे तो हमें उनकी रिएक्शन किससे करानी पड़ेगी? जब वो बेस की तरह रिएक्ट करेंगे तो हमें उनकी रिएक्शन एसिड से करानी पड़ेगी, और जब वो एसिड की तरह रिएक्ट करेंगे तो हमें उनकी रिएक्शन बेस के साथ करवानी पड़ेगी। तो ऐसे ही कुछ ऑक्साइड्स हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मींस दे रिएक्ट विद बोथ acids and base. It means they behave like sometimes acid sometimes base. ठीक है, तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केस देखते हैं। अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद एसिड, पहले रिएक्शन देखते हैं फिर बताते हैं हम आपको। अब ये देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है बेटा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है, ये है एसिड, ये है क्या? एसिड। तो इस केस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? आप बताएं, क्या ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा? नहीं, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, और ये इसने एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया और वाटर बनाया। आपको रिएक्शन कैसे याद रखनी है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2। उसके बाद आपको इसको बैलेंस आउट कर लेना है। तो आपको याद क्या रखना था कि ये बेस है और ये एसिड है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो भाई दोनों से रिएक्ट करती है, एसिड से भी और बेस से भी। अब एसिड से इसने रिएक्शन कर लिया। अब हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ में, तो ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ में। NaOH इज अ बेस, तो ये बेस है। इस टाइम पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस तरह से रिएक्ट किया होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड की तरह रिएक्ट किया है। इट मींस इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज हैं। और ये है, इसका नाम आपको पता था एल्यूमिनियम क्लोराइड, और इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। अगर आपको ना पता हो तो मैं लिख देता हूं, सोडियम एल्यूमिनेट। सब कुछ आपकी एनसीईआरटी में दिया है, आपको बस ये सब सॉल्ट्स हैं और उसके बाद आपको सिर्फ इनको लिखना है और उसके बाद आपको बैलेंसिंग खुद ब खुद करनी है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ज्ञान की बात वापस आ चुका है और देखते हैं क्या लेके आया है। कुछ तड़कता भड़कता लेके आया है कि नहीं? इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ज्ञान की बात में, आप समझें। ठीक है, इसको मैंने बड़ा सा हाईलाइट इसीलिए किया है, इसमें जो चीजें हैं वो एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। वो बोल रहा है कि बहुत सारे मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। बट कुछ होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और टू फॉर्म एल्कलीज। एल्कलीज क्या होती है भाई? एल्कलीज होते हैं वाटर सॉल्युबल बेसेस, ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। तो बेसिस होते हैं ना, तो मेटल की ऑक्साइड क्या होती है? मेटल की ऑक्साइड भी तो बेसिस होती हैं। तो जब मेटल की ऑक्साइड वाटर में घुल जाएंगी तो वो क्या बनाएंगी? क्योंकि वो बेस है तो एल्कली बना लेंगी। तो मेटल ऑक्साइड्स सारी वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं, बट कुछ सॉल्युबल होती हैं और वो एल्कलीज बना लेती हैं। ठीक है, तो जो सॉल्युबल होती हैं वो होती है सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड को हम लिखेंगे Na2O और पोटेशियम ऑक्साइड को लिखेंगे K2O। वाटर के साथ रिएक्शन ये बना ली एल्कली, NaOH और KOH। ठीक है, एल्कली बोलो या बेस बोलो, क्योंकि ये बेस ऐसे हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल है, इसलिए हम इनको एल्कली बोलते हैं। अगला सेशन क्या लेके आया ज्ञान की बात? सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सिल्वर और गोल्ड, अभी मैंने बताया आपको, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। ठीक, बट सिल्वर और गोल्ड भी तो मेटल हैं, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। इसका जीता जागता एग्जाम्पल क्या है भाई? हम गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं,
अगर वो ऑक्सीजन से एयर से रिएक्ट कर जाते तो एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती, उनकी चमक चली जाती। बट गोल्ड और सिल्वर इसलिए तो इतने महंगे होते हैं क्योंकि वो एयर से रिएक्ट नहीं करते हैं, उनकी शाइन बरकरार रहती है। ठीक है, तो चाहे कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, कुछ भी कर दो, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। दे आर प्रेशियस मेटल्स। अगला सेशन क्या लेके आया, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। लोहे को अगर आप जलाओगे तो वो जलेगा नहीं। ठीक है भाई, ऑब्वियस सी बात है, जो लोहे के बर्तन होते हैं क्या वो जल जाते हैं? उन्हें हम खाना बनाते हैं, नहीं जलते ना। बट आयरन की फिलिंग्स अगर हम ले लेते हैं तो वो विग्रसली, बहुत ही तेजी से जलती हैं अगर हम उनको बर्नर में डाल देते हैं। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे सेशंस हैं जो आपको याद रखने चाहिए, एग्जाम में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला सेशन क्या है, द सर्फेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बीच में कॉमा, जिंक और लेड, ये जो मेटल्स हैं इनकी जो सर्फेसेस होती हैं वो ऑक्साइड से कवर्ड रहती हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। क्यों भाई ऑक्साइड से? क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीजन रिएक्ट की और नॉर्मल टेम्परेचर पे रूम पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ गई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, उसके ऊपर जिंक ऑक्साइड की, लेड ऑक्साइड की। ठीक है, तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है एक बार, ये उनका और ज्यादा ऑक्सीडेशन होने से रोकती है। एक बार लेयर बन गई, एक बार जब लेयर बन गई तो अब जब एयर उससे टकराएगी तो मेटल नहीं रहा ना, मेटल ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो फिर एयर उससे टकरा नहीं पाती और उनको खराब और ज्यादा नहीं कर पाती। आई होप दिस इज क्लियर। ये ज्ञान के बाद वाली जो सेशंस है ना, उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। एनोडाइजिंग देख लेते हैं क्या है। एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर लगा देने को हम एनोडाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ही एक लेयर लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? जिससे कि उसका और ज्यादा ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा तो उसको खराब करेगा वो। ठीक है, कोरोजन से भी बचाएगा वो उसको, और उसको एक अट्रैक्टिव फिनिश भी देगा, एक शाइन देगा। ठीक है, फिनिश टू एल्यूमिनियम आर्टिकल्स, एनोडाइजिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन देखते हैं। नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टी है ये। मेटल, नंबर 1 केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी? मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टी इज मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कैसे? आप समझने की कोशिश कीजिए। मेटल है प्लस वाटर में क्या होता है? वाटर में एक हाइड्रोजन होती है, एक ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन तो मिल जाएगी मेटल से और क्या बना लेगी? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोजन जो ये H2 है ना, ये बेचारे अकेले पड़ जाते हैं। ठीक है, इनका साथ छोड़ दिया ऑक्सीजन ने। ठीक है, दगाबाज निकला। अब देखते हैं भाई करना क्या है। अब ये देखो कुछ चीजें आपके सामने बन के आ रही हैं। ठीक है, एक एक करके मैं रिवील कर रहा हूँ। कोल्ड वाटर, ये सर हो क्या रहा है? रिएक्शन तो लिखो। आप रिएक्शन लिख ही नहीं रहे हो। रिएक्शन इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, सॉरी कंफ्यूजिंग पार्ट है इस चैप्टर का। इसमें 5 केसेस हैं। ठीक है, मेटल प्लस वाटर की रिएक्शन, अलग अलग टाइप के मेटल्स की हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे और उसमें अलग अलग रिजल्ट आता है। और इसी पोर्शन को देख के बच्चे घबरा रहे हैं कि भाई ये चैप्टर बड़ा टफ है। ठीक है, देखते हैं हम इसको इतना आसान बना देंगे कि चुटकियों में आपके लिए खेल हो जाएगा। बस आप 2 मिनट देखो। ये कुछ चीजें मैंने रिवील की, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। तो एक चीज और रिवील की। अब आपको समझना होगा, ये 5 कैटेगरीज हैं मेटल की। आपको सबसे पहले ये चीज समझनी होगी कि कोल्ड वाटर इज लाइक लल्लू लाल। लल्लू लाल का मतलब क्या है कि भाई ये सोडियम और पोटेशियम ये इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। ये मैंने क्यों लिखा? अगर कोई रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, आप ऐसे समझो कि अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपकी लड़ाई हो गई, वो आपसे बात नहीं करना चाहता, ठीक है, तो उसको कोई एरा गैरा आके समझा दे भाई बात कर लो, वो चुपचाप बात कर लेगा। वो हाल है कोल्ड वाटर का। बट कोई फ्रेंड इतना ज्यादा, मतलब मैं क्या आपको बोलूं, बहुत ही ज्यादा नाराज हो चुका है वो, तो उसको क्या लगेगा? कोई बहुत ही ज्यादा समझदार इंसान लगेगा जो जाके समझाए, भाई यार सिचुएशन को समझो, आप बात करो। तो वो है स्टीम। आपको समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, कोल्ड वाटर इतनी सस्ती चीज है कि भाई ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेंगे। बट अगर मैं बोलूं लेड को
लेड को रिएक्ट कराऊं, मेटल प्लस वाटर रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, मेटल प्लस वाटर की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अलग अलग टाइप के मेटल हैं। अगर मैं ये नंबर 5 वाला जो कॉलम है ना, इसकी रिएक्शन कराऊं, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनकी बात कराऊं मैं कोल्ड वाटर से, भाई कोई बात ही नहीं करेंगे। एल्यूमिनियम की बात कराऊं मैं, एल्यूमिनियम की बात कराऊं कि भाई तुम कोल्ड वाटर से रिएक्शन करोगे, बोलेगा नहीं, कोल्ड वाटर बेकार, कोई मतलब नहीं, मेरे को तो भाई ब्रांडेड चीज चाहिए। ब्रांडेड चीज क्या है, महंगी चीज क्या है, स्टीम। समझ में आ रही है चीजें? इट मींस कि सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं, इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि भाई ये जाके कोल्ड वाटर से भी मिल जाते हैं, ठीक है। बट कैल्शियम कोल्ड वाटर से नहीं मिलेगा, कैल्शियम कोल्ड वाटर से बात नहीं करेगा। कैल्शियम किससे बात करेगा, कैल्शियम को चाहिए नॉर्मल वाटर, ठीक है। टेम्परेचर, कहने का मतलब क्या हो रहा है बेटा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे चीजें जो रिएक्ट नहीं भी करती ना, अगर हम वाटर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब जाकर रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये केसेस है। मैग्नीशियम को क्या चाहिए, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से भी नहीं करेगा, नॉर्मल वाटर से भी नहीं करेगा। मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम सिर्फ हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक है। पर एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये तो इतने ज्यादा जिद्दी हैं कि भाई इनको हॉट वाटर भी नहीं लगता, और टेम्परेचर बढ़ाओ तब रिएक्ट करेंगे। ये किससे रिएक्ट करेंगे, ये स्टीम से रिएक्ट करेंगे। और ये लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये तो रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो हम देखते हैं अब सारे केसेस कौन किससे रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ठीक है। ये बात समझनी जरूरी थी कि कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर ले रहा है, इट मींस बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। कोल्ड वाटर से नहीं रिएक्ट कर रहा है, उसको स्टीम लग रही है, इट मींस कि वो बहुत कम रिएक्टिव है, उसको रिएक्ट कराने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है। मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये लाइन ऊपर लिख के आती रहेगी, ये आपको ये बताएगी कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला केस नंबर 1, इसका केस है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। वायलेंटली मीन बहुत ही, मतलब मैं क्या बोलूं ना, जैसे कोल्ड वाटर दिखा वैसे फैल गए, तुरंत रिएक्ट कर लिए, ठीक है ना। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद cold water. The reaction is so violent and exothermic that the hydrogen evolved catches fire. इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से रिएक्ट करते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे नहीं कब के बिछड़े हुए मिल रहे हैं दोस्त, ठीक है। जैसे ही देखा भाई जाके गले लग गए, ठीक है। इतनी ज्यादा वायलेंट तरीके से मिलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि जो हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है ना मेटल प्लस वाटर के रिएक्शन के, उसमें आग लग जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे दोस्त हैं कोल्ड वाटर के। भाई जब कोल्ड वाटर से मिल जा रहे हैं तो स्टीम मिल जाए तो भाई ये तूफान मचा दें। आप समझ पा रहे हो ना, कोल्ड वाटर से रिएक्शन करने में ही ये आग लगा देते हैं। मीन्स कि सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। कोल्ड वाटर से करते हैं, इट मीन्स नॉर्मल वाटर से तो कर ही लेंगे, कोल्ड वाटर से भी कर जाते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। रिएक्शन इतनी खतरनाक होती है कि आग लग जाती है। ये है रिएक्शंस, पोटेशियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स पोटेशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और ये सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। अब हम देखते हैं केस नंबर 2, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये चीज बार बार लिखी हुई है। केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 2 में हम बात करेंगे कैल्शियम की। कैल्शियम देखते हैं क्या करता है। कैल्शियम जो है वो वाटर से रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर से नहीं, नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करता है, और वायलेंट रिएक्शन कम होती है, इतना ज्यादा खतरनाक रिएक्शन नहीं होती है। जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे हाइड्रोजन में आग नहीं लगती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। बट यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग, कैल्शियम तैरने लगती है, बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, जो बबल्स हाइड्रोजन के निकलते हैं वो कैल्शियम की सरफेस पे चिपक जाते हैं, इस वजह से कैल्शियम फ्लोट करने लगती है वाटर में, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम वाटर से रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन है कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, सॉरी प्लस हाइड्रोजन। केस नंबर 3 पे हम चलते हैं। केस नंबर 3 है हमारा मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन। मैग्नीशियम के साथ में सबसे पहले सोडियम पोटेशियम, फिर कैल्शियम, अब मैग्नीशियम। भाई मैग्नीशियम को कोल्ड वाटर नहीं चाहिए, कोल्ड वाटर की औकात नहीं है मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करे, नॉर्मल वाटर भी नहीं चाहिए उसको। उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, हॉट वाटर चाहिए, उसको गर्म पानी चाहिए, उससे जाके वो रिएक्ट करेगा, नॉर्मल वाटर से वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। मैग्नीशियम प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस
हाइड्रोजन, यहाँ पे भी वही चीज है, जो मैग्नीशियम है वो फ्लोट करने लगेगी क्योंकि जो हाइड्रोजन के बबल्स हैं वो जाके मैग्नीशियम की सरफेस पे स्टिक कर जाएंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 4 की अब हम बात करेंगे। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीनों एक कैटेगरी में है। ये थोड़े और ज्यादा मक्कार लोग हैं, ये और ढीढ़ लोग हैं। भाई कोल्ड वाटर तो मतलब ही नहीं, भाग जाओ, तुमसे तो बात भी नहीं करते। नॉर्मल वाटर, तुम कौन हो भाई, चलो हटो। हॉट वाटर ठीक है बट काम नहीं चलने वाला। हॉट वाटर को जब हम और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे तो क्या बनेगी, स्टीम बनेगी और टेम्परेचर देंगे। तो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक कोल्ड वाटर, हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, क्या बना रहे हैं, एल्यूमिनियम प्लस वाटर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन। आपको ऐसे रिएक्शन याद नहीं करनी है। आपको कैसे रिएक्शन याद करनी है, आपको रिएक्शन बैलेंसिंग वाला जो पार्ट है उसको हटा देना है। एल्यूमिनियम प्लस वाटर के एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन याद करना है, बैलेंस खुद से करना है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन आयरन की दे रखी है, आयरन प्लस वाटर गिव्स, ये फेरिक ऑक्साइड पढ़ेंगे इसको, प्लस हाइड्रोजन। अब केस नंबर 5, केस नंबर 5 में आते हैं हमारे राजा साहब। लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ये तो भाई चाहे ठंडा पानी लाओ, चाहे गर्म पानी लाओ, चाहे सादा पानी लाओ, चाहे उसको स्टीम बना के लाओ, बात ही नहीं करते। ये रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर से। लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। आप एग्जांपल भी देख सकते हो, कॉपर के बर्तन होते हैं, सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरीज होती है। क्या हम नहाते हैं तो क्या वो उस पानी से रिएक्ट कर जाते हैं जब हम ज्वेलरीज पहने होते हैं? ठीक है, या अगर गोल्ड और सिल्वर को पानी में डाल दें तो क्या वो रिएक्ट कर जाएंगे? नहीं भाई, ये रिएक्ट नहीं करते, मीन्स दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। अभी हम रिएक्टिविटी सीरीज में इस चीज का फायदा उठाएंगे, जो चीजें अभी हमने यहाँ से समझ ली हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। 2Na plus 2HCl gives 2NaCl plus हाइड्रोजन। Mg plus 2HCl gives MgCl2, यहाँ पे प्लस हाइड्रोजन भी होगी, प्लस हाइड्रोजन। ये मैं चारों रिएक्शंस लिख देता हूं पहले। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझो, मेटल, सोडियम हो गया मेटल, प्लस डाइल्यूट एसिड मीन्स पानी मिलाया गया है, क्या बनेगा, मेटल का सॉल्ट। देखो सोडियम और क्लोराइड, हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे कर दिया। ठीक, MgCl से मिलके MgCl2 और हाइड्रोजन को अलग कर दिया। यहाँ पे देखो सेम चीज, ZnCl से मिलके जिंक क्लोराइड और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गई। सेम चीज यहाँ पे FeCl2 और यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो गई। ठीक है, मेटल का सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन बनेगी। कॉपर रिएक्ट नहीं करेगी अगर मैं डाइल्यूट HCl की बात करता हूं तो। सबसे बड़ी ज्ञान की बात भाई, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझ लेना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। What happens when metal reacts with dilute nitric acid? नाइट्रिक एसिड पहले होता क्या है ये जान लो। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। ठीक, जब एक मेटल डाइल्यूट, अभी तक डाइल्यूट HCl से रिएक्शन पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे रिएक्शन हो रही है, मेटल का सॉल्ट बन रहा है प्लस हाइड्रोजन बन रही है। अब बोल रहा है when a metal reacts with dilute nitric acid, मान लो कोई भी मेटल है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन किया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। अभी तक हमने क्या देखा पुरानी वाली स्लाइड में, जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता था तो मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनता था। आप देख सकते हैं, ये देखिए, मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता तो मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बन रहा था। बट सबसे बड़ी ज्ञान की बात यह है कि अगर हम इस एसिड को नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं तो भाई हाइड्रोजन गैस बन ही नहीं रही है। ठीक है, क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है ना, इसमें O3 3 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का काम क्या होता है? ऑक्सीडाइज करना। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है अच्छे से तो, ठीक है, ऑक्सीजन का काम क्या होता है? ऑक्सीडाइज करना। तो जो हाइड्रोजन बनती है, अगर हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीडाइज हो जाए तो ये क्या हो जाएगी? वाटर बन जाएगा। वाटर बन जाएगा ना, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन इज ऑक्सीडेशन। तो जो हाइड्रोजन बनती है उसको ये जो महाशय है ना, जिनके पास 3 ऑक्सीजन लेके बैठे हुए हैं, नाइट्रिक एसिड भाई साहब,
ये उस हाइड्रोजन को तुरंत इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और खुद क्या हो जाएंगे, जो ऑक्सीडाइज करता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस हो जाता है। और खुद किस में रिड्यूस हो जाते हैं, या तो N2O में या फिर NO2 में, ठीक है, कोई भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, ठीक है। इट मींस आपको समझने वाली बात यहाँ पे क्या थी कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की जब रिएक्शन होगी तो नॉर्मल से केसेस में क्या होता है, जब भी मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ होती है हाइड्रोजन बनती है, बट इस केस में हाइड्रोजन नहीं बनेगी, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन बनेगी उसको वो ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर में, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इसके पास तीन ऑक्सीजन है। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस हैज कम लॉट ऑफ टाइम्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अब अगर हम वेरी डाइल्यूट कर दें, मतलब अगर हम 100 ml नाइट्रिक एसिड में 2 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड कर दें, ठीक है, वेरी डाइल्यूट, अभी तक डाइल्यूट की बात हो रही थी, अगर वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की बात कर लें तो वो मैग्नीशियम और मैंगनीज जैसे मेटल से जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, नॉर्मल सी बात है। क्यों भाई, नाइट्रिक एसिड तो नहीं करता था, लेकिन अगर हम उसमें पानी बहुत ज्यादा मिला दें तो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाता, ठीक है, वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा तो वो हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन को अपनी ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा, ठीक है, और वाटर नहीं बनेगा। इट मींस कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, किस केस में, वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। इससे रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम और मैंगनीज में, ये वो रिएक्शंस हैं, ठीक है। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। आई होप दिस इज क्लियर। सबसे बड़ी ज्ञान की बात ये थी। एक्वारेजिया की बात कर लेते हैं। एक्वारेजिया क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है। 1 पार्ट लेना है हमें, किसका, 1 पार्ट लेना है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो कि होता है HNO3, ठीक है, और 3 पार्ट्स लेने हैं हमें कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, ठीक है। 1 पार्ट हमें लेना है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का और 3 पार्ट्स लेने हैं कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम 1 लीटर्स ले रहे हैं ये HNO3 तो हमें 3 लीटर्स लेने हैं क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये एक सोल्यूशन होता है जिसमें कि दोनों एसिड्स होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है एक्वारेजिया की, एक्वारेजिया बहुत ही ज्यादा कोरोसिव होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है, फ्यूमिंग जिसमें फ्यूम्स निकलती हैं, ठीक है। ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी अपने में डिसॉल्व कर लेता है, बहुत ही खतरनाक होता है ये एक्वारेजिया, आपको याद रखना है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी की, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। मेटल A प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ B गिव सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ B प्लस मेटल B। यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है मैंने, मेटल A है, ये है मेटल A, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ B, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ B, तो ये किसका सॉल्ट सोल्यूशन है, मेटल B। मेटल B क्या है, कॉपर, ठीक, गिव्स सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ B नहीं होगा, यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन होगा A। इस चीज को आप समझ लीजिए, कैसे सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ A होगा प्लस मेटल B होगा। कहने का मतलब क्या है, ये आपने पढ़ा था ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। Fe आप समझो, यहाँ पे Fe प्लस CuSO4 रिएक्शन कौन सी मैं पढ़ा रहा हूँ, मेटल की रिएक्शन सॉल्ट सोल्यूशन से, ठीक है, मेटल का ही सॉल्ट सोल्यूशन है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो मेटल पहला वाला मेटल ना, ये इसके सॉल्ट सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा आपके, ये FeSO4 बना लेगा, और ये जो सॉल्ट सोल्यूशन में मेटल था ये अलग हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी हमने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें मेटल्स अरेंज किए जाते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटीज, ठीक है, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो सबसे ऊपर। भाई सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसे बोलोगे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर आप समझने की कोशिश करो जो किसी से भी रिएक्ट करते हैं, और सबसे ज्यादा अनरिएक्टिव किससे बोलोगे, जो किसी से रिएक्ट ही ना करे, चाहे स्टीम ले आओ चाहे कुछ भी ले आओ, वो किसी से बात ही नहीं करता भाई। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर गया, समझो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। जो स्टीम से भी नहीं कर रहा वो सबसे कम रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। और ये रिएक्टिविटी सीरीज में कौन होते हैं,
रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स की लिस्ट होती है। अरे भाई तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है यहाँ पे? भैया तुम नहीं हो मेटल, ये तो नॉन मेटल है। इसका एक रीजन है, ठीक है। आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, भाई तुम क्यों? देखो सबसे ऊपर कौन है? पोटेशियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है। उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, और उसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। अब इसका मतलब क्या है, यूज क्या है, अब समझने की कोशिश करना। पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि हाइड्रोजन को क्यों रखा है। हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले हैं ना, हाइड्रोजन को एक रेफरेंस बना दिया गया है। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो हैं वो हाइड्रोजन से नीचे वालों को रिप्लेस कर देंगे, या फिर हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले हैं ना, वो अगर कोई रिएक्शन होगी तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट कैसे होता है, मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी आपने पीछे एक रिएक्शन पढ़ी, Fe+CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। अभी आपने यही रिएक्शन पढ़ी ना। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, Fe+CuSO4 रिएक्शन हो रही है। Fe ऊपर है या नीचे? जो ऊपर है ना वो नेता है, वो नीचे वाले को हटा देगा, कहेगा तुम जाओ, हटो, भाग जाओ, ठीक है, हम आ जाएंगे तुम्हारी जगह पे। जो ऊपर है ना, देखो आयरन ऊपर है, आयरन इज Fe, और कॉपर नीचे है, ठीक। तो अगर आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हो रही है ना, तो भाई आयरन क्या कर सकता है, आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देगा। देखो अगली स्टेप में क्या हुआ, कॉपर को यहां से उठाया इसने और धक्के मार के भगा दिया, और खुद जाके बैठ गया FeSO4 के पास, कॉपर बेचारा अकेला हो गया। कहने का मतलब क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या बता रही है कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो अपने से नीचे वाले को हटा सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन क्यों है? हाइड्रोजन एक रेफरेंस लिया गया है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो हैं वो हाइड्रोजन को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर सकते हैं। आई होप दिस हेल्प्स। यही चीज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इसको मैं पहले रब कर देता हूं। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो ऊपर है, वो अपने से नीचे वाले को धक्का मार के हटा सकता है, और मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन को धक्का मार के हटा सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन को रखा गया है। आई होप रिएक्टिविटी सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। What happens when metals, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज शुरू होने वाला है, आखिरी का कुछ छोटा सा सेशन रह गया, यहाँ पे आप बॉन्डिंग समझेंगे, ठीक है। What happens when metals react with non-metals? The reaction of metals with non-metals forms ionic compounds. Ionic compounds बनते हैं जिसमें कि cations और anions होते हैं, जिसको कि हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। अब समझते हैं, कैटायंस जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, एनायंस जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। कौन सा कंपाउंड बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। चाहे आप आयनिक कंपाउंड बोलो चाहे इलेक्ट्रोवैलेंट बोलो, एक ही बात है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है। कैटायन बोले तो जैसे कि Na है, Na+, जिसपे प्लस का चार्ज है वो कैटायन है, दिस इज कैटायन, और इस पे नेगेटिव का चार्ज है वो एनायन है, ठीक है। तो जब भी मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा, हम रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं मेटल की नॉन मेटल से, तो आयनिक कंपाउंड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। अब देखते हैं आगे क्या। व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग का कॉज बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। इनर्ट गैसेस, अगर आपने नाम सुना हो, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये है इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ठीक। अब आप इसको ऐसे समझो, इनका जो पेट है ना ये भरा हुआ है, ठीक। इनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं नियॉन को देखूं, अगर आपने क्लास 9 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखा हो, नियॉन, ये हो गई हीलियम की बात। नियॉन की अगर हम बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो 10 को हम कैसे लिखेंगे? 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और आर्गन की बात करते हैं, ठीक है, हमें अभी सिर्फ इन 3 से ही मतलब है, 2, 8 और 8, ठीक, दिस इज 18। अब समझने की कोशिश करते हैं, 2, 8 होना क्या कहलाता है? अगर आउटर मोस्ट में 2 है, जो कि सिर्फ हीलियम के केस में होता है, बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल में आउटर मोस्ट में 2 नहीं होता, इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। हीलियम के लिए स्टेबल क्या है? 2 है। नियॉन के लिए स्टेबल क्या है? 8 है। आर्गन के लिए स्टेबल क्या है? 8 है। 8 का मतलब क्या है? अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है कि उसका ऑक्टेट भरा हुआ है, उसका ऑक्टेट भरा, ऑक्टेट मींस 8, वो भरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसका पेट भरा हुआ है। जिसका पेट भरा है वो क्या करेगा मुझे ये बताओ? भाई पड़ा पड़ा सोता रहेगा ना, वो रिएक्ट नहीं करेगा। किसी से बात क्यों आए, क्यों तुमसे बात करेंगे?
ठीक है, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। बात कौन करेगा? जिसका पेट खाली है वो बोलेगा कि भाई मेरे को दे दो रोटी, ठीक है। तो आजकल के बच्चे क्या बोलेंगे? भाई मेरे को दे दो बर्गर, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बोलेगा कि भाई तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बर्गर है तो मुझे दे दो, ठीक। और जिसके पास एक्स्ट्रा बर्गर्स हैं वो क्या बोलेगा कि मेरे से एक्स्ट्रा बर्गर ले लो, मैं नहीं खा पाऊंगा। तो हर एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। आउटर मोस्ट शेल और ये सब कहानी क्या है, ये एटॉमिक नंबर जो दिया है ना, ये इससे निकालते हैं, ठीक है। 2, 8 और 8, 2n² का रूल होता है, वो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। उसके हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है तो हम भरेंगे 2,8। आर्गन का 18 है तो हम भरेंगे 2,8,8, ठीक है। इस तरीके से हम इनको भरते हैं। तो हर एलिमेंट क्या चाहता है? द एटम्स कंबाइन विद ईच अदर टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन टू बिकम स्टेबल। इनको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं, ठीक है। इनर्ट क्यों? किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट फुलफिल्ड। हर एलिमेंट ये चाहता है कि मेरा ऑक्टेट फुलफिल हो जाए, जिसका नहीं है वो फुलफिल करना चाहता है। आयनिक बॉन्ड होता क्या है? आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। जिसके पास कम है वो उसको दे देगा जिसके पास नहीं है, सॉरी जिसके पास कम है वो उससे ले लेगा जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन होता कैसे है। इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ये आप देख लो, उसके पहले मैं आगे बढ़ूं। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, आउटर मोस्ट शेल में 2 ही रहेंगे। नियॉन 10, 2, 8, आर्गन 2, 8, 8 इनर्ट गैसेस हो गए। सोडियम का आपको याद रखना है 11 होता है, 2, 8, 1 आउटर मोस्ट में 1 है, 2, 8, 2, ठीक है। 2, 8, 3, 2, 8, 8 पोटेशियम। कैल्शियम 2, 8, 8, 2, नाइट्रोजन 2, 5। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पता होने चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर आप याद कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आपको आता होगा। 2n² के फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। आपने क्लास 9th में ये चीज सीखी होगी। अगर आपको याद भूल गया है तो मैं आपको बता देता हूं। अगर एटॉमिक नंबर है, सपोज कीजिए एटॉमिक नंबर है 10, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? n की वैल्यू रखो 1, फर्स्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू रखी 1 तो फर्स्ट शेल में, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 2। n की वैल्यू 2, सेकंड में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन? तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 इंटू 4, 8, ठीक है। फिर n की वैल्यू 3, ठीक। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। मैक्सिमम सेकंड में 8 आ सकते हैं, ठीक। अब आपको समझ में आ रही होगी ये चीज कि सोडियम को हमने 11 को 2, 8, 1 क्यों लिखा। देखो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करना है तो फर्स्ट में 2 आएंगे, सेकंड में 8 आएंगे, बचा कितना? 1, लास्ट वाले में 1 लिख दिया जाएगा। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये आपने क्लास 9th में सीखा होगा। अब हम चलते हैं आयनिक बॉन्ड बनाने की तरफ। हम बनाएंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये कहानी आपकी एनसीईआरटी में दी है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखो भाई हो क्या रहा है। सोडियम जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, ठीक है, वो क्या चाहेगा? वो ये चाहेगा कि मेरे में आखिरी वाले में 8 आ जाएं। सब लोग यही चाहते हैं कि उसकी जो आखिरी शेल है उसमें 8 आ जाएं। इसके आखिरी में कितने हैं? इसके आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एक बात बताओ, क्या इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा? 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा? नहीं भाई, इम्पॉसिबल, बहुत एनर्जी लगेगी, नहीं दे सकते। ये क्या करेगा? ये करेगा, इसको लगेगा कि भाई मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, अगर मैं इस एक एक्स्ट्रा को निकाल दूं तो मेरे पास आउटर मोस्ट में 8 बचेंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है सोडियम का? 281, 11 है एटॉमिक नंबर। तो ये क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए आउटर में 8 होना जरूरी है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, अपना ये एक इलेक्ट्रॉन हटा देता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, ठीक। तो अगर मैं बोलूं कि सोडियम के पास 11 निगेटिव चार्ज है, 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन जब दे दिया तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? कौन सा चार्ज आ जाएगा? कौन सा चार्ज गया उसके पास से? आप बताओ। एक इलेक्ट्रॉन गया, निगेटिव चार्ज आया, तो निगेटिव की कमी हो गई, निगेटिव की कमी हो गई। निगेटिव की कमी को हम शो करते हैं पॉजिटिव साइन से। इसलिए जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उसको हम लिखेंगे Na+। प्लस का क्या मतलब है? प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। नेगेटिव चला गया तो पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव चार्ज चला गया, एक नेगेटिव चार्ज, एक प्लस है तो इट मींस एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक।
अब हम देखते हैं क्लोरीन का केस। क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 2, 8 और 7। अब क्या कर रहा है क्लोरीन? क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और सोडियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो ये सोडियम क्या करेगा? क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब समझो क्लोरीन के पास कौन सा चार्ज आने चाहिए? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो क्लोरीन को नेगेटिव चीज मिल गई। सोडियम से नेगेटिव चीज चली गई तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन को नेगेटिव चीज मिल गई, इसलिए क्लोरीन के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव का। ठीक है, और जैसे ही इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिला तो ये क्या बन गया? 2, 8 और 8। तो नाइट्रोजन ने दानदाता बनने का कार्यक्रम किया। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्लोराइड आयन बना लिया। अब इसको हम बोलते हैं Na+। अगर आपसे बेटा कोई पूछे Na+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो Na का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2, 8, 1। तो Na+ का क्या है? इट मींस 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें। तो Na+ का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8। ठीक, अगर आपसे कोई बोले Cl- का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आप क्या लिखोगे? 2, 8, 8। होता क्या है? 2, 8, 7, बट 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया। ठीक, अब ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो Na के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन हमें दिखाना है। ठीक, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। ये क्रॉस क्रॉस लगे हुए हैं, इसका क्या मतलब है कि ये Cl के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इसमें गया और इसमें जाके ये Na+ हो गया और ये Cl- हो गया। ठीक, मैं अगर आपको बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से है। ये Na का 1 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन हम बाहर दिखाएंगे। ठीक, आउटर मोस्ट का 1 इलेक्ट्रॉन डॉट से। अब हम Cl के भी आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखाएंगे, क्योंकि अगर दोनों के डॉट्स दिखाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। Cl के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसने, सोडियम ने अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दान कर दिया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया Na+। और ये क्या बन गया? Cl-। अब ये Na+ और Cl-, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा आपस में। पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें आपस में अट्रैक्ट करती हैं। जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलके बना लेंगे क्या? सोडियम क्लोराइड। इस तरह से बनता है NaCl। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ कहानी लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लो। Na लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। Na जो है, सोडियम जो है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जिससे कि वो क्या बन जाए? नोबल गैस बन जाए। नोबल गैस कौन सी होती है? जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा दे दिया। और क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन गैस गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिससे कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं आयंस। तो ये है कैटायन और ये है एनायन। क्लोरीन इज एनायन क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक, आई होप आपको फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं बेटा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। ठीक, आप इसको भूल जाओ, इस डायग्राम को भूल जाओ। यहाँ पे देखो आप, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में है 12 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा हैं, 8 चाहिए उसको। अब 6 तो कोई देगा नहीं, 2 हटा दो तो भाई 8 हो जाएंगे। तो ये क्या करता है? अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो 2 नेगेटिव चार्ज चलेगा। जब 2 नेगेटिव चार्ज चलेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 प्लस वाले आ गए। ठीक है, 2 नेगेटिव चीजें चली गई। इसको हम कैसे दिखाएंगे? इसको हम दिखाएंगे कि भाई Mg2+। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। ठीक, क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन जो है भाई साहब, वो उनके पास तो 1 की कमी थी, बट हमें बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2। ठीक, तो Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक, उसकी आउटर मोस्ट में 2 है। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनाना, Mg के आउटर मोस्ट में 2 है तो 2 डॉट बना दिए। बट क्लोरीन जो है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में होते हैं 7, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक, तो 1 इलेक्ट्रॉन Mg ने इसको दे दिया तो क्लोरीन का पेट भर गया। क्लोरीन के भी 8 हो गया आउटर मोस्ट में। ठीक, बट एक तो खाली रह गया ना, एक खाली रह गया। तो बोलता है भाई एक अपने क्लोरीन दोस्त को और ले आओ। तो एक क्लोरीन को और लेके आ गए, 5, 6, 7। ठीक है, तो इनका भी पेट इसने भर दिया। इस तरीके से मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन को दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दिया। इस तरीके से ये क्या बन गया? Mg के ऊपर आ गया +2 चार्ज और 2Cl-। ठीक है, 2Cl-। Cl के ऊपर कितना है? -1 लिखो या फिर 1 माइनस लिख दो। सॉरी, सिर्फ माइनस लिख दो या -1 को, एक ही बात है। ठीक,
क्लोरीन, एक क्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज है, क्योंकि एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, दो क्लोरीन ने दो इलेक्ट्रॉन लिए, इसलिए ये मिलके बन गया क्या, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, आई होप दिस हेल्प्स। क्यों बन गया ये, क्योंकि भाई जितने प्लस होने चाहिए उतने ही माइनस होने चाहिए चार्ज। देखो यहाँ पे +2 है तो क्लोरीन के पास भी -2 है, एक क्लोरीन के पास एक माइनस, दो क्लोरीन के पास दो माइनस। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स की, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी उनको हम बोलते हैं। फिजिकल नेचर क्या होता है आयनिक कंपाउंड्स का, सॉलिड एंड हार्ड होते हैं, जैसे कि NaCl की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े होते हैं इसलिए वो सॉलिड होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव की जो अट्रैक्शन फोर्स है उससे वो बंधे होते हैं। ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल का मतलब होता है खट्ट से टूट जाना, गिरे तो टूट जाएगा। ठीक है, ब्रिटल होते हैं, ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, जब उन पर प्रेशर पड़ता है तो वो टूट जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों, क्योंकि अच्छे खासे फोर्स से वो बंधे हुए हैं, प्लस और माइनस के अट्रैक्शन से वो जुड़े हुए हैं। अब उनको तोड़ना है अगर तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाके वो बॉयल होंगे या फिर मेल्ट होंगे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उनके बहुत ही ज्यादा हाई। सॉल्युबिलिटी की बात करें अगर हम, तो जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, केरोसिन और पेट्रोलियम में इनसॉल्युबल होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें अगर, तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें आयंस चाहिए। आयंस कब मिलते हैं, आयंस तब मिलते हैं जब कोई भी एलिमेंट वाटर में जाके अपने आयंस में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि वो बंधे हुए हैं। बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट, मॉल्टन स्टेट में करेंगे। ठीक है, दिस इज पॉसिबल इन मॉल्टन स्टेट सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर ओवरकम ड्यू टू हीट। मॉल्टन स्टेट में हम हीट देने से उसको पिघला लिए तो उनके बॉन्ड्स टूट गए, अपने आयंस में वो अलग अलग टूट जाएंगे। ठीक है, तो आयंस आसानी से मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, मैंने आपको इसके लिए बहुत ही आसान बना दिया है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और अच्छे से जम के पढ़ाई कीजिए, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सके। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको रट के एग्जाम नहीं देना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन कितना भी ट्रिकी आ जाए आप आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में जिसमें हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सारे NCERT क्वेश्चंस कवर करेंगे।